नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी अगर संस्कृति की बात की जाएगी, समाज की बात की जाएगी, भाषा पर पहले जोर देने की बात की जाएगी, तो सबसे पहले नाम आता है वाइगोत्स्की का। ये बात आपको मैंने कई बारी बताई है और इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। सवाल ये भी बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास देख के बच्चे क्या करते हैं, पियाजे लगा करके चले जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास पियाजे, यार संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सभी का है। सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का किसने? पियाजे ने। लेकिन संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया? कहने का मतलब है दिमाग विकसित होगा कैसे, जब समाज में, संस्कृति में या फिर भाषा पहले विकसित होती है। ये कौन कहता है? ये तो पियाजे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अब सिर्फ सवाल बने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो आपके पियाजे देंगे। लेकिन अब एक और सवाल बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने विचार पर बल दिया, परिपक्वता पर बल दिया, तो वो हो जाएंगे पियाजे। लेकिन सवाल यहां पर बनता है भाषा पर, तो वाइगोत्स्की। अब कुछ चीज और है, उस चीज को जान लीजिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आता है, ठीक है, और पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब से ब कट जाएगा, मतलब वाइगोत्स्की का विचार पहले कभी नहीं आएगा। वाइगोत्स्की की भाषा पहले आएगी और पियाजे का विचार पहले आएगा। विचार पहले आता है, फिर वाइगोत्स्की का भाषा आता है, लेकिन सॉरी, पियाजे का फिर पहले, देखिए पियाजे का जो होता है पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। वाइगोत्स्की का पहले भाषा आता है, फिर विचार आता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिएगा। कुछ अगर पूछना है, बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, बताइएगा। ठीक है, पियाजे की कौन सी अवस्था? पियाजे से रिलेटेड, कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहिए। एक अच्छा खासा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 40-50 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर इंक्लूड होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है? तो जहाँ पर भी अमूर्त दिखेगा, तार्किक दिखेगा, तो लॉजिकल बात है कि ये बच्चा बच्चा बता देगा। सवाल ये नहीं बनता है कि बच्चा बच्चा बता देगा, सवाल ये बनता है कि पियाजे के बारे में आपको कितना पता है। देखिए, अमूर्त के बारे में बात की जाए तो अमूर्त तो आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सी अवस्था? चौथी। तो पहली अवस्था देखिए कौन सी है? संवेदी गात्मक, मतलब कि संवेदी पेशी या फिर सेंसरी मोटर कहते हैं, जिसकी एज जो होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। पहली अवस्था होती है जिसमें बच्चा होता है सेंस ऑर्गन के थ्रू चीज़ों को देखना स्टार्ट करता है। जैसे बच्चा जो है वो सीखता नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप बैठना स्टार्ट कर देता है, रीढ़ की हड्डियाँ विकसित हो जाती हैं, माव बन करके चलना स्टार्ट कर देता है। कैसे करने लगता है? उसके अंदर सेंसरी मोटर्स काम करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ए से लेकर के जेड तक सीख जाता है, जेड से लेकर के ए नहीं बता पाता है। कहने का मतलब है कि चीज़ें सीखने तो लगता है, कम ज़्यादा में फर्क नहीं बता पाता, मतलब कि संरक्षण की कमी होती है। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये सब टर्म पूछा जाता है कि संरक्षण की कमी कहाँ होती है, मतलब कम ज़्यादा में फर्क कहाँ नहीं बता पाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक में कौन सी अवस्था होता है? द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था की उम्र क्या होती है? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। तीसरी जो अवस्था होती है मूर्त। मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि आपको मूर्ति दिखाई देती है। ठीक है, तो मूर्त मतलब मूर्ति, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये अवस्था होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक मूर्त अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है लैक ऑफ कंजर्वेशन खत्म हो जाता है, मतलब कि अब कम ज़्यादा में फर्क बताने लगता है। कहने का मतलब है कि एक गिलास है, ठीक है, ये मान के चलो गिलास है, गिलास थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं। ये गिलास है, ठीक है, अब गिलास को इस पानी को अगर इसमें इतना पानी भरा है 1 लीटर, इस पानी को अगर इसमें डाल दिया जाए और पानी इतना आ जाए और ये पानी इतना है, तो बच्चा क्या कहेगा? ये वाली अवस्था, तीसरी नंबर वाली अवस्था, बच्चा कहेगा कि दोनों बराबर हैं। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक में बोलेगा कि ये वाला ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, क्योंकि वो लंबाई को देखता है कि इसमें ज़्यादा लंबाई तक पानी है, इसमें चौड़ाई में पानी को माप नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़ है, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था, 7 से लेकर के 11 मूर्त अवस्था। अमूर्त अवस्था जो होती है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अमूर्त अवस्था तो सबसे तगड़ी वाली अवस्था होती है, जिसमें बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो सर्वोत्तम मार्ग क्या है? नैतिकता बच्चों के अंदर कैसे लाई जा सकती है? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनको दे देना चाहिए भगवत गीता, भैया पढ़ो आप। क्या इससे नैतिकता बच्चों के अंदर आएगी? हाँ, ज्ञान आ सकता है, लेकिन नैतिकता तो पॉसिबल नहीं है। नैतिकता के लिए क्या करना पड़ेगा? नैतिकता शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करना, आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, आदर्श अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। उनका मूल्य, शिक्षा पर मूल्यांकन करना होता है। शिक्षा पर मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन से आपका अधिगम के बारे में पता चलेगा, लेकिन इससे नैतिकता का कहीं मतलब है क्या? कहीं मतलब नहीं है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। आज तक तो आप क्लास 1 से लेकर के 12 तक, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद BEd BTC करा आपने, सभा में उपदेश हमेशा प्रिंसिपल के या फिर प्रिंसिपल के सहपाठी का आपने सुना होगा, लेकिन क्या इससे कुछ फ़ायदा हुआ? इससे नैतिकता आ गई क्या?
नैतिकता उससे नहीं आती। नैतिकता कब आती है उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे एक शिक्षक है, अब शिक्षक जैसा करता है ना उसी तरीके से बच्चे अनुसरण करते हैं। जैसे माता पिता से बच्चे सीखते हैं, जैसा दोस्त होता है वैसे बच्चे सीखते हैं। तो कैसे एक आदर्श व्यवहार के थ्रू आप इस चीज़ को सिखा सकते हैं। अगर आपके व्यवहार खराब है और बच्चे का व्यवहार जो है आप सोचते हो कि सुधर जाएगा, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बच्चा तो करके सीखता है। ये तो आपको भी पता है कि NAP NCF ये सब क्या कहते हैं कि करके सीखना, बच्चों को अवलोकन के द्वारा सिखाना। अब जब सिगरेट पीता है, जैसे टीचर कोई है सिगरेट पी रहा है, इंटरवल में सिगरेट पी रहा है, बच्चों ने देख लिया, अब टीचर के सामने बच्चा पीने लगे, अब टीचर बोले कि बेटा गलत बात है, सिगरेट नहीं पीते, तो बड़े ज्ञान दे रहे हो सर, आप भी तो पीते हो, तो अब क्या कर लेगा इंसान? कुछ कर पाएगा? वो टीचर का भी तो मुंह लटकने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने देख रखा है। तो आप जब आदर्श बनेंगे, जब आदर्श मतलब आइडल, ठीक है, जैसे कि आप किसी को फॉलो करते हो, ठीक है, आप किसी को फॉलो करते हो, किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं? उपासना करते हैं, वीर पूजा करते हैं, मतलब कि उनको किसी को आइडल मानते हैं। तो आइडल मानने का मतलब क्या है? वो जो स्टेज होती है ना, वहाँ पर आइडल मान के उनकी राह पर चलने की होती है। जैसे कि मान के चलो कोई किसी को पसंद करता है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई सलमान खान को पसंद करता है, ठीक है, किशोरावस्था में, तो क्या करेगा? सलमान खान की जैसी बॉडी बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आदर्श मानना इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके का आदर्श उसका होगा, कहने का मतलब है टीचर जिस तरीके का वो काम करेगा उसी तरीके से बच्चे जो है काम करने वाले हैं। तो नैतिकता के गुण अगर टीचर के पास है, टीचर अगर नैतिक व्यवहार कर रहा है तो बच्चे भी नैतिकता सीखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षक के लिए आदर्श व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बाकी हम कोहल वर्ग के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में अलग से बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, परीक्षा में 2 से 3 4 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। कुल मिला जुला करके कोहल वर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की मिला करके 10 से 12 सवाल बनते हैं और ये 10 से 12 सवाल कहीं नहीं गया और बहुत आसान है। फ्री के नंबर आपको देके जाएंगे, इनके वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेन वापस रख दी, उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को दर्शाता है? सबसे पहला स्तर है, आपको भी पता है, ठीक है। एक बार और दोबारा से बता देता हूँ। पूर्व संक्रियात्मक तो ये आपको पता ही है, 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था है। ये किसकी अवस्था है? ये पियाजे साहब की अवस्था है। तो इसको तो हमने काटा मार दिया, हटा दिया इसको, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शंस हैं, इनको देखना इंपॉर्टेंट है। ये जो अवस्था होती है पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, ये होती है 4 से लेकर के 10 वर्ष। फिर एक होती है 10 से लेकर के 14 वर्ष, एक होती है 14 से लेकर के 18 वर्ष। ये 3 लेवल होते हैं, ठीक है। लॉरेंस कोहल वर्ग से लॉ ले लीजिए, लॉ से लेवल ले लीजिए। तो लेवल कितने होते हैं? 3। और लेवल में 2-2 सब लेवल होते हैं जिसको हम स्टेज कहते हैं। तो सब में 2-2 होता है तो 6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेवल 3 होता है, ये 3 लेवल है, अब इसमें भी 2-2 है, ठीक है। इसको हम सेपरेट वीडियो में अलग से बात करेंगे, बट फिर भी मोटा मोटी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला जो स्टेज होता है ये होता है सज़ा मिलने का डर होता है, ठीक है। सज़ा न मिले इसलिए आज्ञा पालन करना होता है। दूसरा स्टेज में होता है टिट फॉर टैट, जैसा आप करोगे वैसा मैं भी अब करूँगा आपके साथ, ठीक है। जैसे एक छोटे बच्चे को आप 4 से 10 साल के बच्चे को आप मार के देखो, वो बच्चा फिर आपको मार के दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जब 10 से लेकर के 14 साल की जब अवस्था होती है, बच्चा इसमें क्या करता है? अच्छा दिखना चाहता है, इंप्रेस करना चाहता है, दोनों को, लोगों को इंप्रेस करना चाहता है। तो 10 से लेकर के 14 दूसरी जो लेवल है, जिसमें तीसरी अवस्था होती है, उसमें बच्चा इंप्रेस करना चाहता है, जिसको हम गुड बॉय गुड गर्ल वाली कंडीशन कहते हैं। ये वाला पूछा जाता है बार बार, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो बच्चा जो है यहाँ पर समाज के नियमों को बहुत अच्छी तरीके से मानता भी है। जैसे पापा जी कहेंगे वैसे ही करूँगा, मम्मी जी कहेंगे वैसे ही करूँगा। 5वीं अवस्था में जब आता है बच्चा, तो समाज के नियमों को मानता है, लेकिन जहाँ लगता है कि समाज के नियमों को तोड़ देना चाहिए, वो समाज के नियमों को तोड़ भी देता है। जैसे कि एम्बुलेंस की गाड़ी होती है, जब लगता है कि रेड लाइट तोड़ने की आवश्यकता है, जान पे बात आई है, तो रेड लाइट ने गाड़ी तोड़ दिया और गाड़ी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। और 6वां स्टेज होता है वो सार्वभौमिक होता है, जिसमें नियम कानून नैतिकता के आगे कुछ भी नहीं टिकता है। जो सत्य है सर्वमान्य सत्य है, तो उसको सार्वभौमिक सत्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। 6 स्टेज जो है बार बार पूछा जाता है। तो जो स्टेज पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। पहला स्टेज पूछा जाता है, तीसरा पूछा जाता है और 6ठा स्टेज पूछा जाता है। चौथा और 5वां ऑलमोस्ट सिमिलर है। चौथे में क्या होता है? समाज के नियमों को मानता है, तोड़ता नहीं है किसी भी हाल में। 5वें में क्या होता है? समाज के नियमों को मानता है लेकिन तोड़ देता है जब रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। 6वां जो है, जैसे कि लगता है कि समाज को मेरी ज़रूरत है, तो वहाँ पर नैतिकता नहीं देखता, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ये चीज़ कि हिंज वाली जो कहानी थी, लगा उसको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीवी की मौत का सवाल है, तो उसने नैतिकता को तोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जहाँ पर आपको नैतिकता नहीं दिखानी है, वहाँ पर आपको अपना कहीं ना कहीं कर्तव्य निभाना है, नैतिकता दिखानी है। मेरा कहने का मतलब है नैतिकता दिखानी है, अपना काम करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो स्कूल में बम है, सभी लोग भाग रहे हैं, सबने छोड़ दिया, 40 बच्चे फंसे हुए हैं, तो आप जाके क्या करोगे कि नहीं मैं बम डिफ्यूज़ करूंगा? वहाँ पर नैतिकता आपकी ये काम करेगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर है, वो पूर्व परंपरागत है। जहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल की स्थिति होगी वो परंपरागत में आएगा। सार्वभौमिक सत्य नैतिकता की बात की जाएगी, वो ऑप्शन नंबर 3 में आएगा, उत्तर परंपरागत। लेकिन सवाल बनता है यहाँ पर पूर्व परंपरागत से, आंसर नंबर 1 राइट आंसर। कुछ और सवाल देख लेते हैं कि एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखती है।
विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बर्तनी सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त से तकनीक से मेल खाती है? आपने भी करा होगा, जब टीचर लिख रहा है तो फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है, और लिख करके आराम से पीछे बैठेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो टीचर बोलता है नहीं लिखना है, लेकिन चुपके चुपके हर बच्चा लिख लेता है। तो श्यामपट्ट पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो अपने कॉपी में उतारने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, खेल विधि होगी नहीं। अब बच्चे यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न है। प्रतिलेखन विधि है, ये तो इम्पोर्टेंट है। अभ्यास विधि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभ्यास तो हो ही नहीं रही है, और ना ही श्रुति लेख, सुनना और लिखना। अगर टीचर बोलता कि लिखो, पहला जैसे बोले कि एक जंगल में राजा रहा करता था, लिख लिया बच्चों, ठीक है। अगला स्टेज, उसका बहुत बड़ा मकान था, ठीक है, बहुत सारे घोड़े थे, घोड़े का शौकीन था। तो कुल मिला जुला करके ऐसे अगर बोले और आप लिखते जाओ, होता भी था पहले, ठीक है, जिसको इमला बोला जाता है। यूपी में नकल भी कराया जाता है इस तरीके से बोल बोल के, आप लोगों को पता भी होगा, किया भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रतिलेखन विधि होगा इसका राइट आंसर। ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से उतारना, उस चीज़ को बोलते हैं प्रतिलेखन। जैसे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है आप कॉपी लेकर के लिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। वीडियो से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अगर सजेशन है, सुझाव है तो ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? मापदंड होना चाहिए, मानदंड होना चाहिए, ठीक है, जो भी हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि कोई मूलभूत मापदंड नहीं है, मानदंड नहीं है, मतलब कि कोई बहुत विशेष ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है किसी भी चीज़ को, किसी भी पाठ्य पुस्तक के लिए, जो भी आप पुस्तक लेकर के आते हैं। जैसे कि कोई पुस्तक आपने ऑर्डर करी, आपको लगता है कि सीटेट की परीक्षा के लिए पुस्तक काफ़ी अच्छी है, आपने उस पुस्तक को ऑर्डर करा, तो आप पुस्तक में आने के बाद आप उसमें क्या देखोगे? उसमें भाषा, शब्द भंडार, उस चीज़ को देखोगे कि नहीं देखोगे? शैली कैसी है, किस तरीके से प्लानिंग की गई है किताबों में, क्या उस प्लानिंग के तहत आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं? विषय वस्तु कैसा है, क्या अप्रोप्रिएट है कि नहीं? जो चीज़ें आपको परीक्षा में पूछी जाती है वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है? या फिर आप देखोगे कि मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट पहले जिल्द चढ़ाएं। जैसे बचपन में करा जाता था, टीचर इस चीज़ के लिए मारते भी थे, तुम्हारे कॉपी पे तुम्हारे जिल्द नहीं है, किताब पे तुम्हारे जिल्द नहीं है, इस चीज़ को लेकर मारा जाता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। तो ये सवाल बन जाते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, और बच्चे जब गलतियाँ करते हैं तो वही सवाल यहाँ पर सीटेड पूछा जाता है। तो मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको पूछ लिया जाता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। बहुभाषिता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा स्वीकृति का एहसास हो, बहुत सी भाषाओं से भ्रमित हो जाए। तो भ्रमित नेगेटिव है, मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज़, बहुभाषिता मतलब क्या होता है? बहुत सी भाषाएं सीख सकें। मैंने क्या बोला कि सीटेड आपके दिमाग के साथ खेलता है और आपको लगेगा ऐसे कि यार बहुत सी भाषाएं, बहुभाषिता मतलब बहुत सी भाषाएं। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर, लेकिन ये गलत है, ठीक है। कैसे गलत है? बहुभाषिता का मतलब क्या होता है कि एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब है कि आप हिंदी जानते हो और आपको अंग्रेजी सीखना है, तो ठीक है ना, तो हिंदी को आप अंग्रेजी सीखने के लिए इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब आप बहुभाषिता में हो, मतलब दोनों भाषाओं को महत्व दे रहे हो, दोनों भाषाओं को जानने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारी भाषाएं सीख ली तो बहुभाषिता हो गया। बहुत सारी भाषाएं अगर आपने सीख ली तो उसको बहुभाषाविद कहा जाता है, ठीक है, मतलब विद्वान, बहुत भाषाओं का विद्वान, उसको बोला जाता है बहुभाषाविद। अगर बहुभाषाविद नहीं है तो बहुभाषिता आंसर लगाएंगे। सवाल यहाँ बनता है कि बहुभाषिता का प्रयोग क्लास में क्यों कराया जाता है? त्रिसूत्रीय भाषा आपको पता है, हिंदी है, एक मातृभाषा है और एक इंग्लिश है। क्यों करा जाता है? क्योंकि इसलिए करा जाता है ताकि बच्चा जो है वो इस चीज़ को सीख सके, बच्चा को कंफर्टेबल हो। अपनी मातृभाषा में सीखने आता है, हिंदी में सिखाया जाता है, फिर उसके बाद एक सहायक और भाषा होगी जिसमें बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास हो। आपको मान लो हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, आपको मातृभाषा आती है, आप क्लास में जाओगे तो आपको वो माहौल मिलेगा कि हाँ आप अपनी भाषा में अपने सर से पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप सर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्लास के अंदर आप देखोगे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अलग अलग भाषाएं आती होंगी, तो सभी भाषाएं जानने वाले बच्चे जो होंगे, जैसे कि आपको कुछ और अलग भाषा आता है, किसी को इंग्लिश आता है, किसी को हिंदी आता है, किसी को कोई भाषा आती है, तो जब उन भाषाओं को लेकर के क्लास में एक शिक्षक बैठेगा तो उसको बोलते हैं बहुभाषिता। और उन एक बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसको संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करने से क्या होगा, सभी बच्चे एक दूसरे की भाषाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और सभी के थोड़े थोड़े कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे। और इन कल्चर से क्या होगा, एक प्रगतिशील कक्षा का विकास होगा। एक सामूहिक कार्य होने से क्या होगा कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे और संस्कृति के बारे में सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। एक समावेशी कक्षा का माहौल बनेगा और समावेशी कक्षा में सभी बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को परिवार के जैसे रखा जाता है ताकि किसी के अंदर कोई भेदभाव न रहे। तो कुल मिलाजुला कर बहुभाषिता बहुत तरीके से काम करती है क्लास के अंदर, समावेशी शिक्षा का भी काम करती है और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्रगतिशील कक्षा का भी काम करती है। तो बहुभाषिता
भाषा को महत्व देना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस करा है। आज थोड़ा सा टाइम का अभाव है क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल है आज बिजी, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है, उसको हम लोग कल थोड़ा सा निपटाएंगे बहुत जल्दी। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारा अपने पास पावर पॉइंट है, उस पर काम चल रहा है, क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे कल के टाइम पर। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोहलबर्ग वाइगोत्स्की पियाजे, 3 4 5 क्लासेस कल के टाइम डेट में आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।